A very good afternoon to everyone. तो प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे इंडिकेटर्स के बारे में कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स एंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये आपको पता है कि कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो उसका जो एंड पॉइंट डिसाइड करते हैं, मींस वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही, उसको अपन क्या कहते हैं, इंडिकेटर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होगा कि अपने को पता है कि फिनोल्फथालीन जो है वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में वो क्या करता है, लाइट पिंक कलर देता है ना। मीन्स जैसे ही मीडियम एसिडिक से बेसिक हो जाता है तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, चेंज। मीन्स अब ये आपके पास रिएक्शन जो है वो कौन सी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो जो एंड पॉइंट को डिसाइड करता है, या यूं कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट कलर प्रोवाइड करवाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। अब मैंने बताया कि इंडिकेटर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से? एक तो आपके पास एसिडिक रहता है, दूसरा कौन सा रहता है, बेसिक। एसिडिक इंडिकेटर्स में जो H+ साइन देंगे, और बेसिक इंडिकेटर्स में आपके पास वो होंगे जो OH- साइन देंगे। तो कल अपन ने एसिडिक इंडिकेटर जो है उसके लिए देखा था कि क्यों वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है और आपके पास बेसिक मीडियम में वो क्या करता है कि पिंक कलर प्रोवाइड करवाता है। एक बार दोबारा वो चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर बेसिक इंडिकेटर को लेके चलेंगे। जैसे कल अपन ने एग्जांपल लिया HPH। तो कई बच्चों ने कहा सर फिनोल्फथालीन के फॉर्मूले में H आता है, तो आप फॉर्मूला तो बताओ फिनोल्फथालीन का। तो फिनोल्फथालीन की मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आपके पास जो ओस्टवाल्ड थ्योरी है उसने तो इतना सा कह दिया था कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं कहा। मींस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे। बट एक और थ्योरी आती है, क्विनेनोइड थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू क्विनेनोइड थ्योरी आपके पास क्या रहेगा कि जो उसने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक का मीनिंग आपको पता है कि वो सारे कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में हो उसको अपन क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड थ्योरी अपन देखते हैं, जैसे ये HPH है, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है ना। ये फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का अगर आप आयोनाइजेशन करवाओगे तो वो आयोनाइजेशन किस में होगा, H+ में, और प्लस किस में होगा, ये pH- में। H+ और pH- में। अब जो HPH है वो आपके पास क्या रहता है, कलरलेस। ये क्या रहता है, कलरलेस। H+ का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। pH- जो है वो आपके पास कौन से कलर का होता है, पिंक कलर का। कौन से कलर का, पिंक कलर का। अब क्या करते हो, आपने कहा सर ये एसिडिक मीडियम में क्या रहता है, कलरलेस रहता है, उसका क्या रीजन। तो एसिडिक मीडियम की बात करें, लाइक आपने क्या करा, HCl के सॉल्यूशन में या कोई भी एसिड के सॉल्यूशन में HPH मिलाया, तो वो एसिड जो है वो किसमें डिकम्पोज होगा, वो एसिड आयोनाइज होगा आपके पास H+ प्लस Cl माइनस में। अब आप देखिएगा कि प्रोडक्ट वाले साइड कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन क्या होगी आपके पास कि सर इंक्रीज। यहाँ पे भी क्या है, H+, यहाँ पे भी क्या है, H+। तो H+ आयन की कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट के साइड इंक्रीज हो गई। तो इक्विलिब्रियम में जाने के लिए रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी कि सर रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड डायरेक्शन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है कि सर बैकवर्ड डायरेक्शन में HPH का फॉर्मेशन हो रहा है। और HPH क्या होता है सर, कलरलेस। HPH क्या होता है, ये कलरलेस। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, है ना, किसके कारण से, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण आपके पास HPH का आयोनाइजेशन कम हो जाता है और सॉल्यूशन का कलर कौन सा रह जाता है, कलरलेस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अब एक बात और देखिए, जैसे आपने एसिड मिलाया वैसे ही अपन बेस इसमें ऐड करेंगे। तो बेस को अगर आप ऐड करोगे, लाइक आपने NaOH ऐड करा, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये Na प्लस OH- का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो यहाँ पे HPH में प्रोडक्ट के साइड आपके पास क्या आ रहा है कि सर हमारे पास H+ आ रहा है। मैंने कहा बेस में प्रोडक्ट के साइड क्या आ रहा है कि सर OH- आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा कि सर यहाँ पे अपोजिट आयन इफेक्ट। कौन सा आयन, अपोजिट आयन इफेक्ट
और ड्यू टू अपोजिट आयन इफेक्ट H प्लस और OH माइनस ये रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, H2O। तो जितना भी HPH में H प्लस आयन का फॉर्मेशन हुआ उसने OH माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, H2O। तो अब मैं अगर बात करूं तो प्रोडक्ट के साइड जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आएगी, रिएक्शन आएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में आएगी बच्चों, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो सॉल्यूशन कौन सा कलर शो करेगा, ये पिंक कलर शो करेगा। कौन सा कलर शो करेगा, पिंक कलर। तो इसी रीजन के कारण, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण तो वो कलरलेस रहता है, और अपोजिट आयन इफेक्ट के कारण से वो कौन सा कलर शो करता है, पिंक कलर शो करता है। अगर ये बात समझ आ गई हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दो, फिर अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट कि बेसिक के लिए देख लेते हैं, बेसिक इंडिकेटर उसके लिए बात करते हैं। चलो समझ आ गई हो तो फिर अपन बेसिक इंडिकेटर पे चलते हैं आगे नेक्स्ट। कंसेप्ट सेम रहेगा, यही कंसेप्ट रहेगा बेसिक इंडिकेटर के लिए भी, कॉमन आयन इफेक्ट और अपोजिट आयन इफेक्ट का ही। जैसे आपके पास मिथाइल ऑरेंज है और मैंने कहा मिथाइल ऑरेंज जो है वो कौन सा इंडिकेटर होता है, बेसिक इंडिकेटर। तो इसका अगर आप आयोनाइजेशन करवाओगे तो आयोनाइजेशन करवाने पे किसका फॉर्मेशन होगा, Me प्लस और OH माइनस का। अब जो ये आपके पास MEOH है यानी कि मिथाइल ऑरेंज ये वाला है, तो ये तो कौन सा कलर देता है आपको, ऑरेंज कलर। और ये कौन सा कलर देता है आपको, येलो कलर। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर आपके पास कौन सा आयन है, मिथाइल आयन। और रिस्पॉन्सिबल फॉर MEOH यानी सॉरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरेंज कलर कौन आपके पास रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, MEOH रिस्पॉन्सिबल है ना, MEOH रिस्पॉन्सिबल। अब होगा क्या और होता क्या है कि मैं कह दूं कि एसिडिक मीडियम में तो ये क्या रहता है, मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का होता है, और बेसिक मीडियम में ये क्या रहता है आपके पास, ऑरेंज कलर का होता है। कि सर प्रूव करके बताओ कि कैसे प्रूव होगा। तो ये देखो आपने पहले एसिड मिलाया, ऑन एडिंग एसिड, हमने पहले एसिड मिलाया, एसिड ऐड करा, तो एसिड फॉर एग्जांपल जैसे HCl मिलाया, तो HCl मिलाया तो क्या मिला अपने को कि सर हमें मिला एक H प्लस आयन और एक Cl माइनस आयन। अब आपके पास मेन जो केमिकल रिएक्शन है, देखो कॉमन आयन इफेक्ट और अपोजिट आयन इफेक्ट कब एप्लीकेबल होते हैं, दोनों उस टाइम एप्लीकेबल होंगे जब आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो रहा हो। या तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण से क्या होता है कि कॉमन आयन इफेक्ट अगर लग रहा हो तो मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जो है वो कम होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, अपोजिट में, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर अपोजिट आयन इफेक्ट वर्क कर रहा हो कहीं पे तो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे ये चीजें लिख देता हूँ, हालांकि पहले बता रखी है जब आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ था कि अगर आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट कहीं पे एप्लीकेबल हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट मतलब क्या हुआ कॉमन आयन इफेक्ट का, ये भी अगर आप भूल गए हो तो एक बात बता दूं कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, और ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जिससे उसका डिसोसिएशन क्या हो जाए, कम हो जाए, और जिसमें एक ऐसा आयन प्रेजेंट हो जो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट हो। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिसोसिएशन ऑफ dissociation of weak electrolyte क्या होता है, डिक्रीज। डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिक्रीज। और ड्यू टू अपोजिट आयन इफेक्ट, अपोजिट
ion effect dissociation of strong electrolyte weak electrolyte क्या होता है इंक्रीज, एक में डिक्रीज होगा एक में इंक्रीज होगा। अब देखो आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एसिड को ऐड करा किसमें, मिथाइल ऑरेंज जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिड है तो कौन सा आयन देगा कि सर H प्लस आयन, ये बेस है तो कौन सा आयन देगा OH माइनस आयन। तो क्या H प्लस आयन और OH माइनस आयन केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं कि सर एकदम कर सकते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे H2O का। तो दोनों का अपोजिट आयन केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो कौन सा इफेक्ट होगा, ये अपोजिट आयन इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा, अपोजिट आयन इफेक्ट। और मैंने कहा अपोजिट आयन इफेक्ट अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में हमेशा क्या रहेगा आपके पास कि डिसोसिएशन ज्यादा होगा किसका, मिथाइल ऑरेंज का। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम जो है वो कौन से डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा तो क्या होगा, MeOH की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी किससे, Me प्लस की कंसंट्रेशन से। और आपके पास सॉल्यूशन का जो कलर है वो कौन सा रहेगा, येलो। तो एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देता है, ये येलो कलर देता है। बट जैसे ही आप बेस मिलाते हो, ऑन एडिंग बेस अगर आप ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल आपने NaOH को ऐड करा, तो NaOH को जैसे ही ऐड करेंगे तो वो क्या देगा, एक तो Na प्लस आयन और दूसरा कौन सा आयन देगा, OH माइनस। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा, वो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में बेटा जी, बैकवर्ड में। बैकवर्ड में होगा तो क्या होगा आपके पास कि MeOH की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन होगी किससे, Me प्लस की कंसंट्रेशन से। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑरेंज। कौन से कलर का सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, ऑरेंज का। तो समझ अगर आ गया हो कि क्यों डिफरेंट कलर शो करते हैं डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स, तो एक बार आप हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट आता है पीएच ऑफ बफर। बफर सॉल्यूशन की आपको पीएच फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करें। pH ऑफ एसिडिक, सॉरी बफर नहीं, सॉरी एसिडिक इंडिकेटर। बफर तो हो गया है ना। अब अपने पास क्या रहा है, इंडिकेटर की पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी आपको इंडिकेटर गिवन है उसकी आपको पीएच क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे। एसिडिक है तो आपके पास क्या होगा, H। आईएन का मतलब आपके पास कोई भी इंडिकेटर हो जो एसिडिक हो उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। HIN का मीनिंग क्या रहेगा कि कोई इंडिकेटर है वो कौन से मीडियम का है आपके पास, एसिडिक मीडियम का। ठीक है, HIN किसमें आयोनाइज होगा कि सर एक तो H प्लस में होगा और एक किसमें होगा, आयन माइनस। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे अपन, KIN इक्वल्स टू concentration of H plus concentration of IN minus upon concentration of HIN, concentration of HIN। मैंने कहा बच्चों अपने को पीएच कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, पीएच। तो पीएच का फॉर्मूला क्या आता है, माइनस का लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन।
बट अपने पास H+ आयन की कंसंट्रेशन नहीं है, तो अब इस स्टेज पे आके मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप H+ आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज अब चैप्टर की एकदम एंडिंग पोजीशन पर है। इसके बाद ना तो कोई डेरिवेशन है ना कुछ और है। मैं अगर आपको कहूँ कि व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो मेरे हिसाब से आप मुझे निराश नहीं करोगे। आप कहोगे कि सर H+ आयन की कंसंट्रेशन इक्वल्स टू KIN HIN अपॉन सर IN माइनस, ये आपके पास क्या होगी H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी। तो मैंने कहा बच्चों अगर इतना पता है तो फिर पीएच ही कैलकुलेट कर देते आप। तो पीएच कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा कि पीएच इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 KIN HIN अपॉन आपके पास क्या आएगा IN माइनस। तो पीएच इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 KIN के सर ये क्या होता है। तो एक बात बताओ, मैंने कहा आपने अभी तक माइनस log बेस 10 KA सुना था कि सर एकदम सुना था। क्या कहा था उसको, PKA कहा था कि हाँ जी। मैंने कहा माइनस log बेस 10 KB सुना है, आपने कहा सर एकदम सुना है। क्या होता है वो PKB। ऐसे ही माइनस का log बेस 10 KIN क्या होगा, वो होगा PKIN। क्या होगा वो PKIN। तो PKIN माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ HIN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस, ये क्या हो गया आपके पास पीएच ऑफ एसिडिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर की पीएच हो गई। अब IN माइनस को ऊपर लेके जाओगे, HIN को नीचे लेके आओगे, तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा आपके पास प्लस का। तो पीएच इक्वल्स टू PKIN प्लस log बेस 10 concentration of IN minus and concentration of HIN। ये आपके पास क्या आ गया पीएच का फॉर्मूला। हालांकि क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं इस पे, अपन तो स्टार्टिंग वाले में पीएच का फॉर्मूला फाइंड आउट कर ले। स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले से यानी कि सॉल्ट की, बफर की और नॉर्मल सॉल्यूशन की पीएच फाइंड आउट कर ले, वो भी बहुत है ना। तो वही अपने से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये फर्स्ट थ्योरी थी, कौन सी, ओस्टवाल थ्योरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्विनिनॉइड थ्योरी। ये क्या कहती है वो भी चेक कर लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल, बहुत इजी थ्योरी है, कुछ भी नहीं कहती। ये कहती है कि भैया जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो सर उन्होंने ही बताया था। मैंने कहा इसने साथ में क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना। कौन से कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। और जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उसमें दो फॉर्म होती है, एक बेंजेनोइड फॉर्म होती है और दूसरी क्विनोइड फॉर्म होती है। इसने कहा बेंजेनोइड फॉर्म होगी वो हमेशा लाइट कलर की होगी, और जो क्विनोइड फॉर्म होगी वो हमेशा कौन से कलर की होगी, डार्क कलर की होगी। तो आइए देखते हैं क्या कहा इसमें, है ना। तो अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरी है, क्विनोइड थ्योरी। क्विनोइड थ्योरी, according to this theory all the indicators are organic aromatic compound, aromatic compound in which एक फॉर्म तो आपके पास क्या रहेगी, जैसे ये वाली फॉर्म है सी, ये वाली फॉर्म आ गई तो अपने पास CH, है ना। ये वाली फॉर्म आ गई तो अपने पास CH CH। इस फॉर्म को कहते हैं, देखो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन बेंजेनोइड स्ट्रक्चर, बेंजेनोइड
स्ट्रक्चर, ओके। और दूसरी आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर आती है इसमें, क्विनेनोइड स्ट्रक्चर, कि सर वो कैसी होती है, तो देखो क्विनेनोइड स्ट्रक्चर कौन सी होती है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, इट इज क्विनेनोइड स्ट्रक्चर। एक बेंजेनोइड हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, क्विनेनोइड। तो इसने कहा था कि जो बेंजेनोइड फॉर्म है वो हमेशा लाइट इन कलर होगी, लाइट इन कलर, और जो क्विनेनोइड फॉर्म होती है वो आपके पास क्या होती है, डार्क इन कलर। तो इसने कहा जो फिनोल्फ्थेलिन है एसिडिक मीडियम में अगर वो कलरलेस होता है तो वो अपनी बेंजेनोइड फॉर्म में रहता है, और अगर वो बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो करता है तो उसका रीजन क्या है कि वो अपनी क्विनेनोइड फॉर्म में है। अगर फिनोल्फ्थेलिन क्या है आपके पास एसिडिक मीडियम में है तो वो बेंजेनोइड फॉर्म में रहेगा, बिकॉज इन दिस फॉर्म कलर जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, लाइट। अगर वो बेसिक मीडियम में है, अगर वो पिंक कलर शो कर रहा है तो वो कौन सी फॉर्म में रहेगा, अपने क्विनेनोइड फॉर्म में। बस इतना सही है इस थ्योरी में, और कुछ कि सर फिनोल्फ्थेलिन की स्ट्रक्चर तो बता दो। तो आइए देख लेते हैं फिनोल्फ्थेलिन की क्या स्ट्रक्चर रहती है, जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको कि बेंजेनोइड फॉर्म और क्विनेनोइड फॉर्म में क्या क्या कहती है ये थ्योरी, है ना। स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है फिनोल्फ्थेलिन की। फिनोल्फ्थेलिन की पहले अपन बेंजेनोइड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना, पहले बेंजेनोइड बनाएंगे और फिर कौन सी बनाएंगे, क्विनेनोइड। बेंजेनोइड कौन से मीडियम में रहती है, एसिडिक मीडियम में, इसमें ये क्या रहता है, कलरलेस। और अगर क्विनेनोइड की बात करें तो उसमें कौन से में हो जाता है, बेसिक मीडियम में, और कलर कौन सा होगा, सर लाइट पिंक। ओके, बड़ी अच्छी स्ट्रक्चर है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये इसकी बेंजेनोइड फॉर्म, बेंजेनोइड फॉर्म। बेंजेनोइड फॉर्म में फिनोल्फ्थेलिन की स्ट्रक्चर ये रहती है जिसमें ये क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। अब बात करते हैं इसकी क्विनेनोइड फॉर्म की, कि सर क्विनेनोइड फॉर्म कौन सी है वो भी बता दो। तो देखो क्विनेनोइड फॉर्म, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ये। ये अपन कौन सी फॉर्म बना रहे हैं, इसकी क्विनेनोइड फॉर्म बना रहे हैं। ये इसकी क्विनेनोइड फॉर्म आ गई, एक बेंजेनोइड आ गई और एक आपके पास दूसरी कौन सी आ गई, क्विनेनोइड। थोड़ा सा यहाँ पे चीजें, थोड़ा सा बॉन्ड चेंज कर देते हैं, ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ होता है ना, उसके साथ नहीं होगा, इसके साथ। कि सर ये क्विनेनोइड कैसे हुई, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्विनेनोइड कैसे हुई, आप हमें ये बताओ। तो अभी बताते हैं, देखो क्विनेनोइड स्ट्रक्चर में क्या था आपके पास, ये क्विनेनोइड स्ट्रक्चर में जो ये वाले कार्बन एटम होते हैं, ये कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, डबल बॉन्ड का। और ये कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, डबल बॉन्ड का। तो ये आपके पास एक बेंजेनोइड फॉर्म और ये आपके पास एक क्विनेनोइड फॉर्म, है ना, बेंजेनोइड और क्विनेनोइड। तो बेंजेनोइड और क्विनेनोइड है तो इसमें आपके पास ये क्या रहता है, कलरलेस, और उसमें कौन सा कलर शो करता है, पिंक कलर शो करता है। तो अगर आप इसमें OH माइनस आइन यानी कि बेस ऐड करते हो तो ऐड करने पे फॉर्म क्विनेनोइड हो जाती है। उसमें अगर आप एसिड ऐड करते हो तो
ऐड करने पे कौन सी फॉर्म हो जाती है, बेंजेनोइड फॉर्म हो जाती है, फिनोल्फथालीन की स्ट्रक्चर। इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे वेरी न्यू चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। तो मैं एक बात कह सकता हूँ वापस, उन लोगों के लिए जिन्होंने इक्विलिब्रियम ये सोचते सोचते निकाल दिया इसमें हमने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा, तो अब क्या समझ आएगा, तो वो कल से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अपन नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, कौन सा, थर्मोडायनामिक्स, और बहुत जल्दी उसको कंप्लीट करके फिर अपन स्टार्ट कर देंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो कल से क्लासेस रेगुलर बेसिस पे एक भी अब्सेंट नहीं लगनी चाहिए आपकी ना, तो मजा आएगा थर्मोडायनामिक्स में। क्योंकि डायनामिक्स वाला पोर्शन हो सकता है कि आपने फिजिक्स में देख लिया हो, आपको इजी लगे, बिकॉज अपन केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, मीन्स थर्मोकेमिस्ट्री। तो अपने थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक्स भी आता है, थर्मोकेमिस्ट्री भी आता है, थोड़ी बहुत डेफिनेशन भी नई डेफिनेशन भी आती है, थोड़े बहुत साइन चेंज भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जैसे एज इट इज फिजिक्स में पढ़ा था एज इट इज इसमें होगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो कल से अपन वेरी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।